हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस जो कि हमारी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती है। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIPF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम उसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चंस के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो क्वेश्चन के साथ रिलेटेड है, उसके ऊपर भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। आज का जो सेशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम जो भी क्वेश्चंस कवर करेंगे वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। साथ के साथ उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि किसी भी तरह का डाउट जो है वो आपके मन में ना रहे। तो आपको इस सेशन को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। ओके, तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का देखो क्या है। विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द क्रेडिट रेटिंग। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि क्रेडिट रेटिंग के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है। सबसे पहले क्रेडिट रेटिंग है क्या, इसका काम क्या होता है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आप जानना चाहते हो कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो वो कंपनी कैसी है, वो कंपनी अच्छी है कि नहीं, कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, मुझे नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो इस चीज को जानने में क्रेडिट रेटिंग आपकी काफी ज्यादा हेल्प करती है। क्रेडिट रेटिंग बेसिकली हमारी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड करती हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बेसिकली करती क्या है, तो कोई भी कंपनी है, जैसे XYZ कंपनी है, या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि मान के चलो कोई बॉन्ड है, तो उसको उसको अच्छे तरीके से स्टडी करती है। जैसे अगर हम कंपनी की एग्जांपल ले, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या करेगी, कंपनी के जितने भी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको अच्छे तरीके से स्टडी करेगी, इंस्पेक्शन करेगी, और उसके बेस पर देखेगी कि जो XYZ कंपनी है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, यानी कि वो जो इन्वेस्टर से पैसा लेगा उसको वापस कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा, रिटर्न जनरेट करके देगा नहीं देगा। ये सारी चीजें जो है वो पता लगाता है, और इसके बेस पर कंपनी को एक रेटिंग प्रोवाइड करता है। क्या करता है, रेटिंग प्रोवाइड करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कंपनी बहुत ज्यादा अच्छी थी तो इसको ट्रिपल रेटिंग यहाँ पे जो है वो प्रोवाइड कर दिया। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसी को हम क्रेडिट रेटिंग कहते हैं। अब जो इन्वेस्टर है वो क्या करेगा, जब कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो पहले उसकी क्रेडिट रेटिंग चेक करेगा, और क्रेडिट रेटिंग अगर ट्रिपल है इट मींस कि कंपनी अच्छी है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी है, तो वो आसानी से उसके अंदर जो है इन्वेस्ट कर देगा। ठीक है। अब कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट नहीं है, पहला, इट इज एन असेसमेंट ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ एंटिटी दैट वांट्स टू बोरो मनी। तो अगर कोई कंपनी है, कोई एंटिटी है जो कि पैसा बोरो करना चाहती है, लोन लेना चाहती है, तो उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को असेस करने का जो है वो काम करती है, बिल्कुल करेक्ट है। XYZ कंपनी है, ये यहाँ पर बॉन्ड्स इशू करना चाहती है। ठीक है, तो क्रेडिट रेटिंग क्या करेगा, इसकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करेगा कि ये जो पैसा ये लोन के फॉर्म में ले रहा है, क्या इसको वापस कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा, जो इंटरेस्ट है वो पे कर पाएगा नहीं कर पाएगा। इस चीज को हम क्रेडिट रेटिंग के अंदर चेक करते हैं। क्रेडिट रेटिंग इज डन बाय एक्सपर्ट्स, रेपुटेड, अक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। जो क्रेडिट रेटिंग है वो ऐसे ही कोई नहीं प्रोवाइड कर देता, बल्कि एक्सपर्ट पर्सन जो इस फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं वो यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी करेक्ट है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज प्रेजेंट देयर फाइंडिंग्स इन डिफिकल्ट लैंग्वेज। जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, जब भी वो स्टडी करती हैं तो जो रेटिंग प्रोवाइड करती हैं वो उनकी जो लैंग्वेज होती है काफी ज्यादा डिफिकल्ट होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है ना, वो काफी सिंपल लैंग्वेज के अंदर, काफी सिंगल लैंग्वेज के अंदर अपनी फाइंडिंग्स को प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि सिंबल के फॉर्म में। ट्रिपल ए हो गया, ट्रिपल बी हो गया, डबल ए हो गया, इसको हम आसानी से, एक नॉर्मल पर्सन भी जो है आसानी से जो है वो समझ लेता है। तो ये जो स्टेटमेंट है
वो हमारी करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीचर्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग इंक्लूड। हमारा जो क्रेडिट रेटिंग है उसके फीचर यहाँ पर क्या क्या इंक्लूड करते हैं। पहला, अनबायस्ड ओपिनियन टू इन्वेस्टर्स, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ऑन हाई कॉस्ट, डिसिप्लिन कॉर्पोरेट बॉर्डर्स। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा फर्स्ट सेकंड फोर्थ इज अ करेक्ट आंसर। फर्स्ट सेकंड फोर्थ इज अ करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बारे में अगर हम थोड़ा डिस्कस कर लें तो अनबायस्ड ओपिनियन टू इन्वेस्टर, इसका क्या मतलब हुआ। तो देखो जो क्रेडिट रेटिंग है ना, जो यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जब वो अपना ओपिनियन देती है, क्या देती है, अपना ओपिनियन देती है, तो वो ओपिनियन अनबायस्ड होता है, यानी कि वो किसी के भी पक्ष में झुकी नहीं होती, ना ही कंपनी के ना ही इन्वेस्टर के। ठीक है। अब एक चीज आपको यहाँ पर और बता दूं, जो क्रेडिट रेटिंग है वो बेसिकली आपको सिर्फ एक ओपिनियन प्रोवाइड करती है कि जो कंपनी है वो अच्छी कंपनी है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये आपको गारंटी प्रोवाइड कर रही है और बाद में आप केस कर दो इसके ऊपर कि आपने तो क्रेडिट रेटिंग ये दी थी और मैंने इन्वेस्ट कर दिया, मेरा पैसा डूब गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये सिर्फ एक जस्ट ओपिनियन होता है, रिकमेंडेशन होता है। आपको मानना है तो ठीक है, अदरवाइज इसको भूल जाओ। ठीक है। उसके बाद है एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, देखो ये जो क्रेडिट रेटिंग है वो एक्सपर्ट पर्सन करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे वो एक्यूरेट होती है। इन्फॉर्मेशन ऑन हाई कॉस्ट, तो ये हमारा फीचर नहीं होता, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन होती है ना बहुत ही लो कॉस्ट के साथ यहाँ पर अवेलेबल होती है। मतलब कई बार तो इन्वेस्टर को कुछ पे भी नहीं करना पड़ता, उसको फ्री में वेबसाइट पे जाके रेटिंग जो है वो मिल जाती है। डिसिप्लिन कॉर्पोरेट बॉर्बर्स, तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट फीचर होता है। देखो हमारे जो कॉर्पोरेट बॉर्बर्स हैं, हमारे जो कॉर्पोरेट बॉर्बर्स हैं, क्रेडिट रेटिंग क्या करती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इसको एक रेटिंग प्रोवाइड करती है। जैसे कंपनी को यहाँ पर ट्रिपल ए जो है रेटिंग मिल गई। अभी जो कॉर्पोरेट कंपनी है वो इस ट्रिपल ए रेटिंग को मेंटेन करके रखना चाहती है, इसको कम नहीं होने देना चाहती, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये डिसिप्लिन में रहकर यहाँ पर जो है वो काम करेगा, कोई भी ऐसा वैसा काम नहीं करेगा जिससे इसकी रेटिंग जो है वो कम हो जाए। ठीक है। तो ये सारे हमारे फीचर है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस इज अ बेनिफिट ऑफ क्रेडिट रेटिंग फॉर ईश्वर कंपनी। अगर हम ईश्वर कंपनी की बात करें तो क्रेडिट रेटिंग का उसे क्या बेनिफिट मिलता है। ऑप्शन है ईज इन बॉर्बिंग, बॉर्बिंग एंड चीपर रेट्स, रिकॉग्निशन ऑफ लेसन नोन कंपनीज, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। अगर हम ईज इन बॉर्बिंग की बात करें तो अगर कोई कंपनी है, अगर कोई कंपनी है उसको अच्छी क्रेडिट रेटिंग यहाँ पर मिल गई, जैसे कंपनी को मिल गई ट्रिपल ए, ठीक है, तो अब ना वो आसानी से यहाँ पर बॉर्बिंग कर सकते हैं। जैसे अगर वो बॉन्ड इशू करेगी तो आसानी से लोग उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इसको ट्रिपल ए रेटिंग जो है वो मिली हुई है। हालांकि इसका उल्टा भी होता है, अगर ट्रिपल ए रेटिंग नहीं मिली है, डी रेटिंग मिल गई है, तो वहां पर बॉर्बिंग करने मुश्किल हो जाती है। बॉर्बिंग एट चीपर रेट्स, तो बॉर्बिंग भी चीपर रेट्स में मिल जाती है। जैसे अब देखो क्या है, आप एक चीज नोट करो, जो गवर्नमेंट है वो जो भी सिक्योरिटीज इशू करती है लोग उसको परचेज कर लेते हैं और इंटरेस्ट भी कम देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर गारंटी होती है, सिक्योरिटी होती है कि उनका पैसा यहाँ पर डूबेगा नहीं। जब जब हमारी यहाँ पर कंपनी को ट्रिपल ई मिल जाती है ना रेटिंग, तो यहाँ पर भी सिक्योरिटी जो है इंक्रीज हो जाती है, लोगों को भरोसा होता है कि उनका पैसा डूबेगा नहीं, क्योंकि कंपनी यहाँ पर अच्छी है। तो कंपनी अगर कम इंटरेस्ट रेट भी पे करती है तब भी उनको लोन मिल जाता है। उसके बाद रिकॉग्निशन ऑफ लेसर नोन कंपनीज, ऐसी कंपनी जिसको कोई नहीं जानता था, पर जैसे उसको क्रेडिट रेटिंग अच्छी मिली तो लोगों के बीच में उसकी अवेयरनेस फैल गई कि इस पर्टिकुलर कंपनी को अच्छी रेटिंग मिली है। तो जिससे क्या होता है कि जो लेसर नोन कंपनीज होती है उनको भी प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज जो है वो किया जाता है, उनकी भी रेपुटेशन जो है इंक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द गाइडलाइंस फॉर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। अगर हम क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की बात करें तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारी गाइडलाइंस है। कौन सी स्टेटमेंट उस गाइडलाइंस के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है। पहला, प्रमोटेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बाय पर्सन हु हैव नेट वर्थ ऑफ मोर देन 100 करोड़। ठीक है। तो अगर मान के चलो कोई कोई इंस्टीट्यूशन है या फिर कोई पर्सन है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को प्रमोट करना चाहता है, उसको स्टैब्लिश करना चाहता है, तो पहली कंडीशन ये है कि उसकी जो नेटवर्थ है वो 100 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। CAR यानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नीड टू बी हैव मिनिमम नेट वर्थ ऑफ 5 करोड़ रुपीस। ठीक है। तो जो हमारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उसकी भी जो मिनिमम नेट वर्थ है वो यहाँ पर 5 करोड़ होनी चाहिए। सीआर में नॉट बी में CRAs may not rate securities that are issued by their promoters and their associates। अगर मान के चलो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसका कोई प्रमोटर है जिसने उसको स्टैब्लिश किया, उसने कोई नई सिक्योरिटीज इशू की है, तो ये जो सीआर है वो यहाँ पर उन सिक्योरिटीज को रेट नहीं करेगी, ना ही उसके एसोसिएट्स की सिक्योरिटीज को रेटिंग यहाँ पर करेगी। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। CRA रिक्वायर्ड टू मॉनिटर देयर रेटिंग फॉर 5 years ओनली। जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उन्होंने जो भी रेटिंग्स प्रोवाइड किया उसको सिर्फ वो 5 सालों के लिए मॉनिटर करते हैं, तो ये गलत है। क्योंकि देखो अगर किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने रेटिंग्स प्रोवाइड कर दी तो थ्रू आउट द लाइफ, पूरी अंटायर लाइफ साइकिल में उसे यहाँ पर उसके ऊपर जो है मॉनिटर करते रहना चाहिए। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई एक्सवाइजेड कंपनी है उसकी रेटिंग कर दे ट्रिपल ए, ठीक है,
अब इसका मतलब ये नहीं कि ट्रिपल ए करके छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो लगातार बिजनेस को मॉनिटर करती रहती है और उसके हिसाब से जो रेटिंग है उसको कम ज्यादा करती रहती है, ताकि बोरोवर क्या रहे यहाँ पर डिसिप्लिन में रहे। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर नहीं है। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर नहीं है। सीआरए जो है वो 5 सालों की नहीं बल्कि थ्रू आउट द लाइफ यहाँ पर मॉनिटर जो है वो करती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे यहाँ पर, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द यूटीआई म्यूचुअल फंड। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है यूटीआई म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग करेक्ट है। तो यूटीआई वाज एस्टैब्लिश इन ईयर 1963, इट वाज सेटअप बाय आरबीआई। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो 1963 के अंदर आरबीआई ने इसको सेटअप किया था ताकि जो म्यूचुअल फंड बिजनेस है इसको यहाँ पर एस्टैब्लिश किया जाए, है ना। इंडिया के अंदर भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट वगैरह स्टार्ट की जाए। ठीक है, जो फर्स्ट स्कीम यहाँ पर यूटीआई ने लॉन्च किया था वो था यूनिट स्कीम 1964। In the year 1970, IDBI took over the regulatory and administrative control of UTI in place of RBI। तो 1978 से पहले जो आरबीआई था वो इसको डायरेक्टली कंट्रोल करता था, रेगुलेट करता था। पर 1978 में आईडीबीआई ने जो है रेगुलेटरी और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो आरबीआई से ले लिया और अब से वो इसको मैनेज जो है वो करने लगा। ठीक है, और यूटीआई के आने से यहाँ पर आप कह सकते हो कि हमारे देश के अंदर म्यूचुअल फंड की जो है वो शुरुआत हुई थी। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। तो ये सारे के सारे जो स्टेटमेंट है वो यूटीआई म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, इन इंडिया एएमसी मस्ट बी रजिस्टर्ड विद। अगर हम इंडिया की बात करें तो जो हमारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है किसके साथ रजिस्टर होनी चाहिए। पहले देखो, नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं है। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ऑप्शन बी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर। अब ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या होती है, तो देखो एसेट मैनेजमेंट कंपनी म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट का एक अहम हिस्सा होता है जो कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को मैनेज करता है। कहने का मतलब क्या है कि जो भी पैसा आता है म्यूचुअल फंड के अंदर, यानी कि इन्वेस्टर ने जो भी पैसा लगाया म्यूचुअल फंड के अंदर, उस पैसे को डे टू डे बेसिस पे सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने का काम जो है वो एएमसी का होता है। ठीक है, तो जो हमारी एएमसी है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं कि कैसे यहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट को क्रिएट करेंगे, कैसे फंड स्कीम्स को यहाँ पर मैनेज करेंगे ताकि जो फंड ऑब्जेक्टिव वो अचीव हो सके। एग्जैक्टली 50% ऑफ द डायरेक्टर सर्विंग द एसेट मैनेजमेंट कंपनी मस्ट बी इंडिपेंडेंट। अगर हमारी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसके जो डायरेक्टर है एटलीस्ट 50% डायरेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, उनका प्रमोटर के साथ किसी भी तरह का रिलेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस इज नॉट अ फीचर ऑफ ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। इसमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो कि ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड का फीचर नहीं होता। तो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जिनकी कोई भी मेच्योरिटी पीरियड नहीं होता है। इसको आप कभी भी खरीद सकते हो, कभी भी यहाँ पर सेल कर सकते हो। ये काफी ज्यादा लिक्विड होते हैं। पहले देखो, इट इज अवेलेबल फॉर सब्सक्रिप्शन रीपर्चेज ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। बिल्कुल ये फीचर होता है। जो ओपन एंडेड फंड है उसको हम कंटिन्यूअस बेसिस पे आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, रीपर्चेज भी कर सकते हैं। द स्कीम डू नॉट हैव फिक्स मैच्योरिटी पीरियड। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यूनिट्स कैन बी परचेज ओनली द ड्यूरिंग इनिशियल ऑफर पीरियड। तो जब हमने इनिशियली म्यूचुअल फंड जो हमारा न्यू फंड ऑफर है उसको लॉन्च किया था तभी यहाँ पर हम इसको परचेज कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये जो फीचर है वो हमारा क्लोज एंडेड फंड का है। जो ओपन फंडेड फंड होते हैं उनकी कोई मेच्योरिटी डेट नहीं होती, इसीलिए हम इसको कभी भी खरीद और बेच सकते हैं। इन्वेस्टर कैन एंटर एंड एग्जिट एनी टाइम। जो इन्वेस्टर है वो कभी भी एंटर कर सकता है, कभी भी एग्जिट कर सकता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि ओपन एंडेड फंड जो है ऐसे फंड होते हैं जिनको इनिशियल ऑफर पीरियड में जो है परचेज नहीं किया जाता बल्कि कभी भी परचेज किया जा सकता है। नेक्स्ट स्कीम देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कीम इज सुटेबल फॉर इन्वेस्टर हु सीक्स टू हैव रेगुलर इनकम स्ट्रीम फॉर हिज नीड्स। ठीक है, तो ऐसी यहाँ पर हमारी म्यूचुअल फंड की स्कीम जो कि ऐसे इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जो कि रेगुलर इनकम चाहते हैं ताकि वो अपनी नीड्स को फुलफिल कर पाए। ग्रोथ स्कीम्स, डिविडेंड स्कीम, इन्वेस्टमेंट स्कीम, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन बी डिविडेंड स्कीम इज द करेक्ट आंसर। डिविडेंड स्कीम के अंदर आपके जो भी म्यूचुअल फंड होते हैं, जो भी यहाँ पर म्यूचुअल फंड होते हैं उसके ऊपर जो भी पैसा यहाँ पर कमाया जाता है वो आपको वापस कर दिया जाता है पीरियोडिक फॉर्म के अंदर। जैसे अगर आपको आपने यहाँ पर इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट की थी, आपको 50 साल की यहाँ पर क्या हुई, कमाई हुई, क्या हुई यहाँ पर 50 साल की जो है वो कमाई हुई, रिटर्न मिला आपको। तो ये 50 हजार रुपए आपको क्या कर दिए जाएंगे, आपको दे दिए जाएंगे। उसके बाद देखो एक होता है ग्रोथ स्कीम। ग्रोथ स्कीम इसका बिल्कुल उल्टा होता है। ग्रोथ स्कीम के अंदर आपने जो इन्वेस्टमेंट किया वो तो ठीक है, साथ के साथ जो भी इंटरेस्ट रिटर्न जनरेट होता है उसको भी इन्वेस्ट कर दिया जाता है जिससे आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज होता है और जो आपको रिटर्न मिलती है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द
विच ऑफ दीज रिस्क एसोसिएटेड विद म्यूचुअल फंड। अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो इसमें से कौन सा ऐसा रिस्क है जो म्यूचुअल फंड के साथ रिलेटेड है? पहला है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क क्या होता है? देखो मार्केट, हमारी जो मार्केट होती है वो कभी भी स्टेबल नहीं रहती, उसमें यहाँ फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं, कभी मार्केट अप चली जाती है, कभी मार्केट डाउन चली जाती है, कभी स्टेबल रहती है, ठीक है। तो ये जो मार्केट में फ्लक्चुएशंस आते हैं, अप डाउन आते हैं, उसकी वजह से जो लॉस होने के चांसेस होते हैं उसको हम मार्केट रिस्क कहते हैं। तो म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट में हम म्यूचुअल फंड को बाय करते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट में जो फ्लक्चुएशन आती है अप डाउन होने की वजह से, तो वो जो हमने इन्वेस्टमेंट की है उसकी वैल्यू भी कम ज्यादा होती है, जिससे हमें लॉस होता है। उसके बाद इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क में जो फ्लक्चुएशन आते हैं, चेंजेस आते हैं, इसकी वजह से जो रिस्क राइज होता है वो इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है। जैसे कि पहले इंटरेस्ट रेट 6% का था, फिर 8% का हो गया, फिर 10% का हो गया, फिर 4% का हो गया। तो ये जो फ्लक्चुएशन लगातार आ रही है, इसकी वजह से भी इन्वेस्टर को जो है लॉस हो सकता है, और उस लॉस को ही हम क्या कहेंगे? इंटरेस्ट रेट रिस्क। उसके बाद है हमारे यहाँ पर लिक्विडिटी रिस्क। इंडिविजुअल रिस्क हमारा कोई रिस्क नहीं होता। लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है? तो देखो, जब आप कोई एसेट को परचेज करते हो तो बेसिकली आपने अपना पैसा वहां पर फंसाया है। जैसे अगर आपने एक म्यूचुअल फंड यहाँ पर बाय किया है और उसकी जो मेच्योरिटी पीरियड है वो यहाँ पर 2 मंथ है, 2 महीनों के लिए आपने पैसा यहाँ पर जो है वो फंसा दिया है, ठीक है। तो लिक्विडिटी रिस्क कब अराइज होता है? जब जब आप अपनी एसेट को जल्दी से सेल नहीं कर पाते हो, यानी कि बिना किसी लॉस को सफर किए जब अपनी एसेट्स को आप टाइमली बेसिस पे जल्दी जल्दी सेल नहीं कर पाते, तो उससे जो रिस्क अराइज होता है वो लिक्विडिटी रिस्क होता है। क्योंकि लास्ट में हमारे पास ऑप्शन क्या बचती है कि हम सबसे सस्ते दामों पे बेच दें। उसके बाद एक क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क क्या होता है? तो देखो, अगर आपने यहाँ पर लोन दिया है, ठीक है, तो आपने एक तरह का रिस्क लिया है कि जो बोरोवर है वो हो सकता है कि लोन का पैसा लेके भाग जाए, यानी कि लोन का पैसा आपको वापस ही ना करे। तो ये जो रिस्क यहाँ पर लेंडर फेस कर रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? क्रेडिट रिस्क। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इज आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या है? विच ऑफ दीज इज अ मेथड फॉर कैलकुलेटेड रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड यूनिट्स। अगर आप म्यूचुअल फंड यूनिट्स पे अपने रिटर्न को कैलकुलेट करना चाहते हो कि आपने कितना पैसा कमाया, तो इसमें से कौन सा मेथड है? पहला एब्सोल्यूट रिटर्न मेथड, या फिर एनालाइज रिटर्न मेथड, प्रोग्रेसिव रिटर्न मेथड, या फिर बोथ ए एंड बी। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट आंसर। ये दो मेथड्स होते हैं जिनका यूज करके म्यूचुअल फंड यूनिट्स पे आपने जो भी रिटर्न कमाई है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। अगर हम इस मेथड्स की बात करें तो जो एब्सोल्यूट रिटर्न रिटर्न मेथड होता है वो बेसिकली टोटल रिटर्न को कैलकुलेट करता है कि आपने अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पे टोटल रिटर्न यहाँ पर कितनी कमाई है। और ये किसी भी तरह के टाइम पीरियड को जो है कंसीडर नहीं करता, यानी कि ये जो रिटर्न है वो अपने कितने सालों में कमाई है उसको कंसीडर नहीं करता। ये काफी ज्यादा यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि ये सिर्फ आपको ये बताता है कि समय के साथ आपके इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो कितनी ग्रो की है, कितनी यहाँ पर डिक्लाइन की है। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अगर मैं बताऊं तो एब्सोल्यूट रिटर्न इज इक्वल टू एंडिंग वैल्यू, जो एंड में आपके पास वैल्यू, माइनस बिगिनिंग वैल्यू एंड डिवाइडेड बाय बिगिनिंग वैल्यू इनटू 100, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करूँ, अगर मैं सॉल्व करूँ तो एंडिंग वैल्यू मान के चलो हमारी 10,000 है, और जो हमारी बिगिनिंग वैल्यू थी वो 9,000 थी, ठीक है। इसे हमें डिवाइड करना है 9,000 इंटू 100 के साथ, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1,000 डिवाइडेड बाय 9,000 इंटू 100। तो ये आपकी जो परसेंटेज आएगी वो आएगी 10,000 डिवाइडेड बाय 9,000 इंटू 100। तो ये लगभग आपका क्या आ रहा है? 11.11%। 11.11% हमारा क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है एनालाइज रिटर्न मेथड। एनालाइज रिटर्न मेथड बेसिकली आपकी जो इन्वेस्टमेंट की इनिशियल वैल्यू है और जो फाइनल वैल्यू है, इन दोनों को ही यहाँ पर कंसीडर करता है, साथ के साथ जो टाइम लगा है, यानी कि इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू में जो इंक्रीमेंट आपको देखने को मिली है, जो भी डिक्लाइन देखने को मिला है, उसमें जो भी टाइम लगा है उसको भी यहाँ पर कंसीडर करता है। एनालाइज रिटर्न मेथड आपको हेल्प करता है कि आप जान पाओ कि हर साल ऑन एवरेज आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी यहाँ पे जो है ग्रो हुई है। इस इन्वेस्टमेंट मतलब इस मेथड के अंदर आपको एक कंपाउंड एवरेज ग्रोथ रेट जो है वो कैलकुलेट करने की जरूरत होती है। यानी कि अगर मान के चलो आपका पहले साल 8% हुआ, दूसरे साल 9% हुआ, तीसरे साल 10% ग्रोथ हुआ, तो आप क्या करोगे? इसका एक एवरेज निकालोगे। कैसे निकालोगे? तो 8 9 प्लस 10 डिवाइडेड बाय हमारा 3, तो आपका एवरेज जो है निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फीचर्स ऑफ एनालाइज रिटर्न मेथड इंक्लूड। जो हमारा एनालाइज रिटर्न मेथड है उसका यहाँ पर कौन कौन सा फीचर है? पहला, इट कैलकुलेट सिंपल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो ये सिंपल तरीके से ये कैलकुलेट करता है
कि इन परसेंटेज आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी उसमें कितनी यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिली है, तो ये हमारा फीचर नहीं होता है, ये तो फीचर हमारा एब्सोल्यूट रिटर्न मेथड का होता है। दिस मेथड इज आइडल फॉर इन्वेस्टमेंट पीरियड एक्सीडिंग 1 ईयर। ये जो मेथड है वो तब यूजफुल होता है जब हमारे जो इन्वेस्टमेंट का पीरियड होता है वो 1 साल से ज्यादा हो जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये हमारा बिल्कुल फीचर होता है। एन इन्वेस्टर नीड टू कैलकुलेट कंपाउंड एवरेज ग्रोथ, तो ये ऑलरेडी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी सेकंड एंड थर्ड इज अ करेक्ट आंसर, सेकंड एंड थर्ड इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, द परफॉर्मेंस ऑफ पर्टिकुलर स्कीम ऑफ अ म्यूचुअल फंड फंड इज डिनोटेड बाय, ठीक है। तो अगर आपको किसी म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को जानना हो तो आप कैसे जान सकते हो, किस चीज से उसको डिनोट किया जाता है, ग्रॉस एसेट वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू, बुक वैल्यू या फिर नेट वर्थ वैल्यू। तो ऑप्शन बी नेट एसेट वैल्यू इज अ करेक्ट आंसर। एक म्यूचुअल फंड की नेट एसेट वैल्यू कितनी है उससे आप जान पाओगे कि पर्टिकुलर स्कीम की परफॉर्मेंस यहाँ पर कितनी रही है। अब ये नेट एसेट वैल्यू क्या होती है इसको थोड़ा सा अगर हम डिस्कस करें तो नेट एसेट वैल्यू बेसिकली यहाँ पर यूनिट वैल्यू होती है फंड की। यानी कि अगर मान के चलो आपका जो फंड का वैल्यू है वो यहाँ पर 10 लाख रुपीज, ठीक है, आपकी जो फंड है वो 10 लाख रुपीज है और इसके अंदर जो यूनिट्स है वो है 1 लाख रुपीज। तो अगर आपको यहाँ पर एक यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे, 10 लाख को आपको डिवाइड कर देना है 1 लाख के साथ, तो आपकी एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा नेट एसेट वैल्यू कहलाएगा। यहाँ पे देखो लिखा भी है, इट इज अ की मेट्रिक दैट रिप्रेजेंट द पर यूनिट वैल्यू ऑफ द फंड्स एसेट्स आफ्टर डिडक्टिंग द लायबिलिटीज एक्सपेंसेस ऑन फंड्स, ठीक है। अभी जो पर यूनिट वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है, इसको कैलकुलेट करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस आपने इस फंड पे किए हैं उसको भी आपको माइनस करना होता है। जैसे अगर यहाँ पर एक प्रॉपर एग्जांपल हम देखें, अगर हम यहाँ पर प्रॉपर एग्जांपल देखें तो टोटल वैल्यू ऑफ फंड एसेट कितनी है, यहाँ पर 10 लाख रुपए की है, ठीक है, 1 करोड़ रुपीज की है, सॉरी। उसके बाद जो टोटल लाइबिलिटीज है यानी कि जो एक्सपेंस आपने इस पे किया है वो 3 लाख के हैं। द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स की अगर हम बात करें तो वो है 5 लाख रुपीज। अगर हमें एनपीवी कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस टोटल वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स, ठीक है। तो अगर हम वैल्यूज पुट करें तो टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स कितने हैं, 10 लाख की, टोटल वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज कितनी है, 3 लाख की, इसे हमें डिवाइड करना है आउटस्टैंडिंग यूनिट्स के साथ, वो कितनी है, 5 लाख रुपीज की। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी पर यूनिट कितनी आएगी, 19.40, और ये हमारी क्या होगी, नेट एसेट वैल्यू, क्या होगी हमारी नेट एसेट वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, a contract between an insurance company and an individual, a contract between an insurance company and an individual where the insurer promises financial compensation in exchange of a premium is called, यानी कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी और इंडिविजुअल के बीच में हुआ है जहां पर जो इंश्योरर है यानी कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो एक प्रॉमिस देती है कि वो फाइनेंशियल कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी इंश्योर्ड पर्सन को किसी भी फाइनेंशियल लॉस के केस में, और बदले में से एक प्रीमियम पे करना पड़ेगा। इसे हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी, लोन एग्रीमेंट, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। तो ऑप्शन बी एन इंश्योरेंस पॉलिसी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी एन इंश्योरेंस पॉलिसी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी मींस इंश्योरेंस कंपनी विल, हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी होता है इसका क्या मतलब होता है। पहला, पे द इंश्योर्ड अ फिक्स अमाउंट रिगार्डलेस द एक्चुअल लॉस, कवर ऑल इंश्योर्ड फाइनेंशियल लॉस इवन इफ दे एक्सीड द पॉलिसी लिमिट, reimburse the insured for actual financial loss suffered but not exceeding the coverage limit, take legal action against the party responsible for insured loss। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी ये कहता है कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो सिर्फ और सिर्फ लॉस को कवर करने के लिए यहाँ पर किया जाता है। कोई भी पर्सन यहाँ पर इंश्योरेंस पॉलिसी से प्रॉफिट नहीं कमा सकता। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर एक पर्सन ने कार इंश्योरेंस करवाई थी 5 लाख रुपए की, ठीक है, उसका कार का एक्सीडेंट हुआ, खर्चा लॉस हुआ 3 लाख रुपए का, तो जो हमारा पर्सन है ना वो इंश्योरेंस कंपनी से 5 लाख रुपए नहीं मांग सकता। क्यों? क्योंकि एक्चुअल लॉस कितना हुआ, 3 लाख रुपए, तो इंश्योरेंस कंपनी इसको सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपए ही यहाँ पर प्रोवाइड जो है वो करेगी। अब आपका क्वेश्चन होगा कि अगर मान के चलो जो अमाउंट है वो 5 लाख से अबव हो जाए, 6 लाख का नुकसान हो जाए, तो उस केस में हमारी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो मैक्सिमम 5 लाख रुपए ही यहाँ पर देगी, उससे ज्यादा नहीं देगी। तो यही कह रहा है, रीएम्बर्स द इंश्योर्ड फॉर द एक्चुअल फाइनेंशियल लॉस, जो एक्चुअल फाइनेंशियल लॉस उसने सफर किया है पर कवरेज लिमिट से वो एक्सीड नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आफ्टर योर हाउस फायर योर इंश्योरेंस कंपनी रीएम्बर्स फॉर द डैमेजेस, द इंश्योरेंस कंपनी देन sues the faulty wire manufacturer believed to be responsible for the fire. This scenario best exemplifies which principles of insurance. ठीक है, तो देखो एक पर्सन था, उसका घर था, उसके घर में आग लगी, जो भी नुकसान हुआ इंश्योरेंस कंपनी ने जो है क्लेम जो है वो इंश्योर्ड पर्सन को दे दिया। जैसे अगर एग्जांपल दूं तो एक पर्सन है, उसने अपने हाउस की जो है इंश्योरेंस करवाई थी, कितनी की कराई थी, 5 लाख रुपए की, इस घर को लग गई आग, ठीक है, 3 लाख रुपए का नुकसान है, इंश्योरेंस कंपनी ने 3 लाख रुपए एक पर्सन को जो है वो दे दिया इस लॉस को कवर करने। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी का मानना था कि जो जो वायर्स लगी हुई थी ना घर में, वो डिफेक्टिव थी, वो फॉल्टी थी, जिसकी वजह से ये आग लगी थी। तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, वायर मैन्युफैक्चरर पे कर दिया केस। तो ये जो चीज है वो किस प्रिंसिपल को डिनोट करती है, इंडेमनिटी, अटमोस्ट गुड फेथ, सब्रोगेशन या फिर इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो ऑप्शन सी सब्रोगेशन इज द करेक्ट आंसर। सब्रोगेशन क्या कहता है कि जैसे इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड पर्सन को क्लेम दे देती है, तो इंश्योर्ड पर्सन के जो भी राइट्स थे उस पर्सन के खिलाफ जिसने उसको लॉस पहुंचाया था, वो राइट्स ट्रांसफर हो जाते हैं इंश्योरेंस कंपनी को। जैसे बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर अगर दूं तो मान के चलो एक कार थी आपके पास, उसका एक्सीडेंट यहाँ पर बी पर्सन ने कर दिया, ए पर्सन की कार थी, बी पर्सन ने कर दिया। अभी नॉर्मल केस में ए पर्सन का राइट बनता है वो बी पर्सन से अपना पैसा जो है वो रिकवर करे जो भी यहाँ पर लॉस हुआ है, पर इसने इंश्योरेंस कंपनी से अपना पैसा रिकवर कर लिया। अब ए पर्सन के जो भी राइट थे इसके खिलाफ वो किसके पास चले जाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी के पास। अब वो यहाँ पर इससे पैसे जो है रिकवर करेगी। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। नेक्स्ट अगर बात करें, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, व्हाट डज द इंश्योरर प्रॉमिस टू एक्सचेंज फॉर रिसीविंग अ प्रीमियम। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इंश्योरेंस जो है वो दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। इंश्योरेंस जो इंश्योरर होता है वो प्रीमियम की एक्सचेंज में क्या प्रॉमिस करता है इंश्योर्ड पर्सन को, पहला प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइस टू इंश्योर, जो इंश्योर्ड पर्सन है उसको इन्वेस्टमेंट एडवाइस प्रोवाइड करता है, या फिर रीएम्बर्स द इंश्योर्ड फॉर कवर्ड फाइनेंशियल लॉसेस, तो जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर फाइनेंशियल लॉसेस कवर किए गए हैं उसको रीएम्बर्स करता है, या फिर गारंटी अ स्पेसिफिक रेट ऑफ रिटर्न ऑन इंश्योर्ड इन्वेस्टमेंट, सेल एडिशनल इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू द इंश्योर्ड। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो जो भी फाइनेंशियल लॉस कवर किया गया है उसको रीइंबर्स करने का प्रॉमिस करता है हमारा इंश्योरेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंश्योर दैट समवन कैन नॉट गेट इंश्योरेंस ऑन अ रैंडम पर्सन और प्रॉपर्टी, व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट। तो जो हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी पर्सन सिर्फ और सिर्फ उसी प्रॉपर्टी के उसी पर्सन का यहाँ पर इंश्योरेंस करवा सकता है जिसके अंदर उसका कोई ना कोई फाइनेंशियल स्टेक होता है, यानी कि उसके होने ना होने से उसे किसी भी तरह का फाइनेंशियल लॉस होता है। जैसे कि एग्जांपल दे, कोई पर्सन अपनी पत्नी का यहाँ पर इंश्योरेंस करवा रहा है, ठीक है, या फिर अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवा रहा है ताकि उसकी वाइफ को बाद में क्लेम जो है वो मिल जाए। तो यहाँ पर इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, क्योंकि देखो अगर पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसकी जो फैमिली है उसको पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो वो यहाँ पर इंश्योरेंस करवा सकता है, यानी कि कोई भी पर्सन अपने फैमिली मेंबर की इंश्योरेंस करवा सकता है। पर ऐसा ना हो कि कोई पर्सन अपने पड़ोसी की यहाँ पर इंश्योरेंस करवा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पड़ोसी के होने ना होने से इनको क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसे ही सेम चीज अपनी कार की हम इंश्योरेंस करवा सकते हैं, क्योंकि अगर उसको कुछ हुआ तो हमें लॉस होगा। पर आप अपने पड़ोसी की कार की जो इंश्योरेंस नहीं करवा सकते, क्योंकि वहां पर आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। अब ये प्रिंसिपल को इसलिए लेकर आया गया था ताकि कोई भी पर्सन जो है इंटेंशनली डैमेज करके पैसा ना कमा पाए। जैसे कई बार आपने देखा, मान के चले एक पर्सन है, उसने एक अपने पड़ोसी की कार की इंश्योरेंस करवा ली और क्या किया कि उस कार को तोड़ फोड़ दिया, क्योंकि कार टूटी पड़ोसी की, पैसा किसे मिलेगा, इसे मिलेगा, इसने सोचा मुझे मिलेगा और उसने कार को तोड़ फोड़ दिया, ठीक है। तो ऐसी चीजों को रोकने के लिए ही यहाँ पर इस प्रिंसिपल को लेकर आया गया था। तो ऑप्शन ए कह रहा है टू प्रिवेंट इंश्योरेंस कंपनी फॉर गोइंग बैंकरप्ट, तो इंश्योरेंस कंपनी को बैंकरप्ट होने से प्रिवेंट करने के लिए ये प्रिंसिपल लाया गया था। टू डिस्करेज पीपल फ्रॉम इंटेंशनली कॉजिंग डैमेज, तो जो हमारे पीपल्स हैं उनको डिस्करेज करने के लिए कि वो इंटेंशनली कोई भी यहाँ पर डैमेज ना करे। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन भी देख लीजिए, टू मेक इंश्योरेंस पॉलिसी मोर अफोर्डेबल फॉर एवरीवन, तो ये करेक्ट नहीं है। तो इंश्योर्ड हैज अ लेजिटिमेट रीजन टू केयर फॉर इंश्योर्ड आइटम, तो ये भी नहीं है। उसके बाद देखो, द कंट्रीब्यूशन प्रिंसिपल अप्लाइज व्हेन यू हैव, जो हमारा कंट्रीब्यूशन प्रिंसिपल है वो कब अप्लाई होता है, कंट्रीब्यूशन प्रिंसिपल अप्लाई होता है तब जब आप एक ही चीज की इंश्योरेंस मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनी से करवा लेते हो। जैसे अगर आपके पास एक कार थी
और इसकी जो इंश्योरेंस है वो अपने इंश्योरेंस कंपनी ए बी और सी से यहाँ पर जो है करा ली, ताकि अगर यहाँ पर कार का एक्सीडेंट हो तो एक इंश्योरेंस कंपनी से तो आप लॉस को कवर कर लो, बाकी दो कंपनी से आप प्रॉफिट कमाओ। तो ये प्रिंसिपल कंट्रीब्यूशन अप्लाई हो जाता है ये इस सिचुएशन के अंदर। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। जब मल्टीपल इंश्योरेंस पॉलिसी कवरिंग द सेम थिंग, अगर सेम थिंग को कवर करने के लिए आपने मल्टीपल इंश्योरेंस पॉलिसी करवा ली है तो वहां पर ये जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई होगा। प्रिंसिपल कहता है कि चाहे आप अपनी एक ही चीज की इंश्योरेंस मल्टीपल इंश्योरेंस से करवा लो, पर आपको जो क्लेम मिलेगा वो एक्चुअल लॉस के बराबर ही मिलेगा। यानी कि अगर कार की आपने इंश्योरेंस करवाई थी 5 लाख की, लॉस हुआ आपको 3 लाख रुपए का, तो जो कंपनीज है, जो तीन कंपनीज है इंश्योरेंस कंपनी, वो साथ में मिलकर आपको सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपए ही यहाँ पर देंगी। या तीनों कंपनीज यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट करेगी क्लेम के अंदर। बाकी ऑप्शन अगर आप देखोगे, सिंगल इंश्योरेंस पॉलिसी विद हाई डिडक्टिबल फाइल्ड अ क्लेम फॉर लॉस दैट वाज पार्शियली योर फॉल्ट, तो ये हमारे करेक्ट आंसर नहीं है। तो जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी रहेगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे देखो क्या है, द लॉस मिनिमाइजेशन प्रिंसिपल स्टेट दैट इंश्योर्ड हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो हमारा लॉस मिनिमाइजेशन प्रिंसिपल है वो क्या बताता है, मतलब कि लॉस मिनिमाइजेशन प्रिंसिपल क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है इंश्योर्ड पर्सन के ऊपर। पहला, पेज देयर प्रीमियम्स ऑन टाइम, अवॉइड क्लेम डिलेस, चूज द रिपेयर शॉप विद लोएस्ट रेट आफ्टर द कवर्ड लॉस, टेक रिस्पॉन्सिबल स्टेप टू प्रिवेंट पोटेंशियल लॉसेस, या फिर फाइल अ क्लेम एज क्विकली एज पॉसिबल रिगार्डलेस ऑफ फॉल्ट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो हमारा लॉस मिनिमाइजेशन प्रिंसिपल वो कहता है कि अगर कोई इंश्योर्ड पर्सन है, जैसे अगर मान के चलिए एक पर्सन है, उसकी कार का हो गया एक्सीडेंट, या फिर आप एग्जांपल लीजिए कि एक पर्सन है, उसके उसने अपने घर की इंश्योरेंस यहाँ पे जो है वो करवाई थी, फायर इंश्योरेंस करवाई थी, उसके घर को लग गई आग। तो लॉस मिनिमाइजेशन प्रिंसिपल कहता है कि जो एक पर्सन है ना, वो खड़े होकर सिर्फ देखेगा नहीं कि आग लगी है तो लगे रहने दो, मेरे को क्या है, इंश्योरेंस कंपनी मेरे को पैसे दे, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो ए पर्सन है वो पूरी एफर्ट लगाएगा, कोशिश करेगा आपको बुझाने की, ताकि जो लॉस है उसको कम से कम किया जा सके। यानी कि हमारा ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। यानी कि जो इंश्योर्ड पर्सन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो रीजनेबल स्टेप्स ले पोटेंशियल लॉसेस को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, अगर इंश्योरेंस कंपनी को पता लगा कि इसने जानबूझ के जाने दिया और कोई भी स्टेप नहीं लिया, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने से मना कर सकती है। नेक्स्ट देखो, the term life insurance offers coverage for a specific period. What happens if insured person survives beyond the policy term? तो देखो, जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस होती है ना, वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए आपको कवरेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मान के चलो 20 ईयर्स, तो 20 ईयर्स के अंदर अगर पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसे क्लेम मिल जाता है। अगर डेथ नहीं होती तो यहाँ पर इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सपायर हो जाती है और आपको एक भी पैसा नहीं मिलता है। तो करेक्ट आंसर देखो क्या है, ऑप्शन सी रहेगा कि आपको कोई भी पे आउट नहीं मिलेगा, कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, आपकी पॉलिसी सिंपली एक्सपायर हो जाएगी। यानी कि पैसा तभी मिलेगा अगर पर्सन की डेथ जो है वो 20 साल के अंदर अंदर में हो जाती है, एक दिन भी ज्यादा जिया तो उसकी पॉलिसी जो है एक्सपायर हो जाएगी। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो ओवर होता है। तो हमने यहाँ पर आईएफएस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। और अगर आप सिस्टमैटिक वे में इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर दीजिए। हमारे कोर्सेज के अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस, जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लास होती है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती है। तो अगर आप सिस्टमैटिक मैनर में इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे कोर्स में जरूर एनरोल कर लीजिए। हमारे कोर्सेज इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBM लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से। वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज में, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम उसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतने। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी सेशन का बेनिफिट ले सके। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।